दोस्तों आपने हॉरर स्टोरियाँ तो बहुत सुनी होंगी पर इस जैसी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस और बहुत ज़्यादा डरावनी है। इसीलिए लगा लिए कान में हेडफोन और चलिए शुरू करते हैं। चलिए। कभी कभी जाने अनजाने हम उन चीजों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने कभी ऐसे कोई कल्पना ही की होती है। पर जब ऐसा कुछ घटता है तो वो बिल्कुल ही अकल्पनीय होता है। आज ठीक ऐसा ही कुछ राजू के साथ भी घटित हुआ था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की थी। राजू अपने मम्मी पापा के साथ मोतिहारी के एक मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी ऑफिसर थे और माँ एक गृहिणी। वैसे राजू का सारा बचपन तो मोतिहारी में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी किस्मत आजमाइश के लिए दिल्ली आ गया था और ऊपर वाले की असीम अनुकंपा से उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवटें बदलने लगा। दिन, रात, महीने और साल कैलेंडर के पन्नों में अपनी हाजिरी लगाने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजू के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। राजू हर रोज की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थी। गमले के फूल खिलखिला रहे थे। चिड़ियां चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य के दृश्य का एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। राजू भी इन प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्यों में कुछ डूब सा गया था। तभी अचानक उसने एक फुसफुसाहट भरी डरावनी आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम मेरे से मिलने कब आओगे, अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे। ये आवाज राजू के ठीक पीछे से आई थी। राजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क की तरंगों को बड़े ही जोर से झकझोर दिया हो। वह घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई न था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था, क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी, लेकिन वो भी 1 महीने से काम पे नहीं आ रही थी। तो फिर ये आवाज किसकी थी? राजू को जब कोई ना दिखा तो वो अपने कमरे के अंदर जाके खुद की तसल्ली करने लगा। पर कमरे के अंदर भी किसी को ना पाकर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। राजू ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझ के भुला दिया। पर वो बीती हुई बात कोई वहम न थी, वो तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि एक रात राजू चिल्लाता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिर से लेके पांव तक पूरी तरह पसीना से भीग चुका था। उसे यह समझते देर न लगी कि शायद वो बुरी तरीके से डर हुआ था और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था ये उसको याद न आ रहा था। उसने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने कोई धुंधली आकृति देखी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उस आकृति की आवाज में भी वही प्रश्न थे जो कुछ दिनों पहले राजू ने अपने कानों से सुना था कि तुम मेरे से मिलने कब आओगे, अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे। अब तो जैसे राजू के पांव के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। उसके आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा ही छा गया। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी और हिम्मत भी टूट चुका था। लेकिन गला प्यास से सूखा जा रहा था। वह करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने होठों पे सटाया कि तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज हुई। राजू का शरीर एक बार फिर डर से कांप उठा। उसके हाथ स्वतः ही कांपने लगे। उसके हाथों से पानी का बोतल नीचे गिर गया। वह इतना डर गया कि बिना कुछ जाने वो अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझ तो आ गई कि किचन में बर्तन इस बिल्ली के वजह से गिरा था, पर उसके अंदर के डर ने उसे वापस किचन में न जाने दिया। वह कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह अपनी बिस्तर में दुबक गया।
अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजने तक जैसे तैसे अपनी बिस्तर में ही लेटा रहा। फिर फ्रेश होके अपनी ऑफिस को जल्दी ही चला गया। राजू के ऑफिस में उसके कई मित्र थे, पर उनमें से साहिल ही अकेला ऐसा था जिससे राजू अपनी हर बात और हर प्रॉब्लम को साझा करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए साहिल ने राजू को बोला कि काम थोड़ा जल्दी खत्म करे। साहिल, कुछ समय बाद यार तू कहाँ खोया हुआ है? पूरे 10 मिनट हो गए, सब ठीक तो है? राजू घबराते हुए, हाँ यार सब ठीक है। साहिल, लगता तो नहीं, बताना क्या बात है? राजू, यार कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। साहिल, आर यू ओक? राजू, एस डियर। साहिल, ठीक है, फिर चल जल्दी से लंच करते हैं। राजू, हाँ ओके। दोनों मित्र लंच करने चले जाते हैं। साहिल, अरे राजू, तेरा लंच बॉक्स कहाँ है? राजू, सॉरी यार, आज मैंने लंच के लिए कुछ बनाया ही नहीं। साहिल, फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया? राजू, नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। साहिल, ओके, कोई बात नहीं, मेरा लंच है ना, मिल बांट के खा लेंगे। वैसे यार एक बात पूछूं? राजू, पूछना। साहिल, पहले तू प्रोमिस कर। राजू, ओके बाबा, प्रोमिस। साहिल, यार तुझे मैं पिछले कई सालों से जानता हूं, तुम इतने सीरियस और गुमसुम की कभी भी नहीं दिखे, तो आज ऐसी क्या बात है? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तक गायब है? राजू, पहले तू प्रोमिस कर कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। साहिल, अरे यार कैसी बातें कर रहा है, तू छोड़ इन बातों को और अपनी समस्या बता। राजू ने अपनी सारी आप बीती साहिल को बता दी। साहिल, देख यार, मैं भूत प्रेत जैसी बातों पे तो विश्वास नहीं करता, पर तू कह रहा है तो मान लेता हूं, लेकिन ये तेरा बेहम भी तो हो सकता है। राजू, यार बेहम एक बार होता है, बार बार नहीं। मुझे पहले पता था सबकी तरह तू भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। साहिल, सॉरी यार, पर मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। सुन मेरी मान, तो कुछ दिन के लिए मोतिहारी चला जा, अपने घरवालों से मिल भी लेगा और क्या पता ये चीजें ठीक भी हो जाए। वैसे भी तूने लंबे समय से कोई छुट्टी भी नहीं ली है। राजू, यार तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूं, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए। साहिल, हाँ बोलना। राजू, आज रात तू मेरे साथ मेरे ही रूम पे रुक जा। साहिल, ओक मेरे बाप, ठीक है। फिर दोनों ऑफिस के बाद राजू के घर के लिए चल देते हैं। जैसा कि हमने कहानी के पिछले भाग में पढ़ा कि साहिल राजू के कहने पर उसके साथ उसके घर चला जाता है। अब आगे। साहिल, देख राजू, मुझे लगता है ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। अब तो रात भी आधी होने को आ गई, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी आभास नहीं हुआ। राजू, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे बता पाता कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। साहिल, सॉरी यार, मेरा तुझे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना होगा। दोनों दोस्त सो जाते हैं और फिर अगली सुबह। साहिल, अरे राजू, जल्दी कर, ट्रेन ना छूट जाए। राजू, नहीं छूटेगी यार, मैं रेडी हूं, तू सामान तब तक बाहर निकाल। साहिल राजू को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर राजू ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन की ओर निकल जाता है। लगभग 16 घंटे की यात्रा के बाद राजू अपने घर पहुंचता है। वहां अपने मम्मी पापा से मिलकर वो बहुत खुश होता है। राजू की मम्मी, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूं। राजू, मां, बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूंगा। वैसे भी इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूं, जो जी चाहे अब खिलाते रहना। राजू के पापा, क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है। वैसे भी मैं तो यही चाहता हूं कि तू दिल्ली छोड़ हमेशा के लिए यहीं आ जाए। राजू, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। राजू की माँ चाय लाते हुए, लो ये भी कोई सोचने वाली बात है। अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई गैर नहीं, जब चाहे आके मिल लिया कर। कम से कम इसी बहाने हम बूढ़े माँ बाप का भी थोड़ा मन लग जाया करेगा। राजू यहां आके तो लगभग पिछली बातों को जैसे भूल ही गया था। उसके दिन अच्छे गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक राजू की माँ घबराते हुए, जी अपने कुछ सुना? राजू के पापा, वो हो, क्या हुआ? रात के 2 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है, क्या हुआ? राजू की माँ, जी आपको कोई आवाज नहीं आ रही? राजू के पापा, हां आ तो रही है। अरे लेकिन ये आवाज तो राजू के कमरे से आ रही है, वो ठीक तो है? दोनों राजू के कमरे की ओर जाते हैं। राजू नींद में बड़बड़ाता हुआ, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राजू की मां घबराते हुए राजू को जगाती है, राजू उठ बेटा। क्या हुआ? ये क्या अनाब शनाब बके जा रहा है तू? उठना। अरे सुनिए, ये क्या बक रहा है? तभी राजू घबराते हुए उठता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। राजू के पापा जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हुए, ले बेटा पहले ये पानी पी ले। राजू, थैंक यू पापा। राजू के पापा, बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? और किससे कह रहा था कि मुझ छोड़ दो? राजू नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हो। आठ उसने बोला कि कुछ नहीं पापा, लगता मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है। प्लीज अब आप लोग जाके सो जाओ। राजू के मम्मी पापा सोने चले जाते हैं, पर राजू अभी भी जाग रहा था। वह बेचैन था। वह खुद से बातें कर रहा था कि समझ नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ तो जैसे आम बात थी, पर अब यहां भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। राजू ने इस बार किसी आकृति को नहीं, बल्कि उसने सपने में साफ साफ एक लड़की को देखा था जो किसी पुराने खंडहर में खड़ी थी और वहीं से राजू को बुला रही थी। अब तो जैसे राजू को आए दिन ये दौड़े पड़ने लगे। राजू के माँ बाप बहुत घबरा गए थे, पर उनके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करें भी तो क्या। उधर राजू हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बताकर उनके बातों को टाल जाता, पर राजू को लगता था कि सपने वाले खंडहर को उसने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ उसे याद न आ रहा था। दिमाग पे बहुत जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वो खंडहर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही था। लेकिन तसल्ली के लिए एक बार वह उस खंडहर को जाके देखना चाहता था। आठ उसने मन में निश्चय किया कि कल ही वो उस खंडहर को देखने जाएगा। अगले दिन हिम्मत करके वो उस खंडहर को खोजने निकला और उसे मिल भी गया। ये खंडहर सपने वाले खंडहर से बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वो उस खंडहर के अंदर जा सके। आठ वो घर की ओर लौटने लगा, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई कि तुम आ गए, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओ। राजू के जैसे पूरे बदन पे सांप रेंग गया हो। पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वो इतना डर गया था कि अपने पैरों की चप्पल वहीं फेंक के तेज कदमों से वहां से घर को भाग आया। राजू के मम्मी पापा उसके चेहरे पे साफ साफ परेशानी के बादल देख पा रहे थे, पर बेटे के जिद के आगे वो मजबूर थे। राजू की माँ, राजू कल तेरे मामा जी के यहाँ शादी में चलना है, तैयार रहना, हम सबको जाना है। राजू, माँ तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। राजू की माँ, पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा? राजू, माँ मेरी टेंशन आप लोग ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी ना मेरे सपने की वजह से झूठ मूठ का परेशान होते रहते हो। राजू की माँ राजू को खूब समझाती है, पर राजू उनकी एक न सुनता है और अगले दिन उसके मम्मी पापा उसके मामा जी के यहाँ शादी में चले जाते हैं। इधर राजू बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सोऊंगा तो सपना आएगा, क्या करूं? वैसे भी मैं अकेला हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन वो आवाज तो बिना सपनों के भी आती है। क्या करूं? राजू उसी रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडहर की ओर चल देता है।
जैसा कि हमने कहानी के पिछले भाग में पढ़ा कि राजू उसी रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडहर की ओर चल देता है। अब आगे राजू घर से निकल तो गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। रात भी काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भारी सा होने लगा था, जिससे उसकी कदमों की गति कभी बहुत तेज हो जाती तो कभी बहुत धीमे। सड़कों के किनारे पे खड़े पेड़ पौधे तो हवा में ऐसे हिल डुल रहे थे जैसे कि उन सभी को राजू के वहां जाने से नफरत सी हो रही हो। फिर भी राजू इन सब को पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था, और आखिरकार राजू उस वीरान और बेजान भूतिया खंडहर तक पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लगा कि जैसे उसके शरीर की सारे नसें डर से फट गई हों। कुछ देर तो वो दूर से ही सहमा हुआ उस खंडहर को निहारता रहा, फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडहर बहुत डरावना और भयानक दिख रहा था। राजू खंडहर के मुख्य दरवाजे से अब अंदर जा चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया, पर उसे मकड़ी के जाल, टूटे हुए पुराने दीवाल और कुछ बिखरी हुई गंदगी के सिवा वहां और कुछ ना दिखा। राजू डरता हुआ चिल्लाया, लो, अब मैं आ गया। तुम मुझे बुला रही थी, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। पर कुछ देर बीतने के बाद भी उसे ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया। तब उसने बोला, ठीक है, तो मैं जा रहा हूं, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। राजू जैसे ही ये बोल के वापस जाने लगा, वैसे ही खंडहर का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप अचानक बंद हो गया। हवाएं तेज बहने लगी और तभी उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए बोला कि रुको, मत जाओ। राजू अब डर से सीहर उठा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसका शरीर कांप रहा था, सिर से पसीने की धार तीव्र हो चली थी। फिर भी वह अपनी बची खुची हिम्मत को समेटते हुए पागलों की भांति पीछे की ओर मुड़ा, पर इस बार भी उसे कोई ना दिखा तो उसका डर और बढ़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सामने क्यों नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो, मैं डर डर के नहीं जीना चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जिसे कुछ दिनों पहले राजू ने अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही राजू बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडहर सन्नाटों से भर जाता है। कुछ देर बाद राजू बेहोशी की हालत में ही उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं मरियम हूं और तुमने मुझसे कुछ वादा किए था। शायद तुम उन्हें भूल चुके हो, इसलिए मैं उन्हें तुम्हें याद दिलाना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी डरवाया नहीं है, मैं तो तुमसे अपनी बात कहना चाहती थी। राजू, पर मैंने तो तुमसे कोई वायदा नहीं किया है और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। फिर तुम कौन से वायदे की बात कर रही हो? मरियम, तुम मुझे भूल चुके हो इसलिए ऐसी बातें कह रहे हो। राजू, नहीं नहीं, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूं, फिर भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम, याद करो जब तुम अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी करोगे। लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, और आज जब मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती हूं तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं। राजू, देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मरियम, मैं कौन होती हूं तुम्हें माफ करने वाली या तुम्हें यहां रोकने वाली? लेकिन जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। राजू, देखो तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज मुझे जाने दो। मरियम, बात आज से 30 साल पहले की है। तब ये खंडहर न था बल्कि एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई डेविड और पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहती थी और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक था और वहीं दूसरी तरफ डेविड को पढ़ने में कोई रुचि न थी, जिससे पापा और मम्मी डेविड से हमेशा दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा डेविड को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे जिससे शहर में उनका नाम और रुतबा बना रहे, पर डेविड इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था।
उसने तो जैसे पापा मम्मी को सपनों को कफन पहना दिया था, उसके ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ता। उसका जो जी चाहता वो वही करता। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर डेविड के पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से। समय बीतता गया और मैंने हायर सेकेंडरी से कॉलेज तक का सफर पूरा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ डेविड हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज का मुंह नहीं देखा। पापा ने उसे रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज ना आया। और तो और आए दिन गाली गलौज करना, जुए खेलना, शराब व गांजा इत्यादि का नशा करना तो उसके लिए जैस आम बात हो गई थी। पापा मम्मी दोनों की बदनामी शहर और समाज में बहुत हो चुकी थी। अब पानी सर के बहुत ऊपर बह चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। डेविड की हरकतों से उनका दम घुटने लगा था। इसलिए उन्होंने ने आपस में एक फैसला लिया कि वो डेविड को सिर्फ डरावने के लिए ये कहेंगे कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज न आया तो वो सारा का सारा वसीयत और प्रॉपर्टी मरियम के नाम कर देंगे। शायद इस बात से उसमें कोई फर्क आए और वो बदल जाए, और वो बदल। बस यही सोचकर पापा ने डेविड के आते ही उससे बोला कि डेविड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। जैसा कि मरियम ने कहा कि उसके पापा ने डेविड के आते ही उससे बोला कि डेविड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। डेविड नशे की हालत में हंसते हुए, डैड ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी और इसी वक्त करनी है? कहीं मां मर तो नहीं गई? डेविड के पिताजी, अरे नालायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा भी तो मत बोल, वो भी अपनी मां के लिए। डेविड, डैड अभी मेरा मूड खराब मत करो, मैं कल बात करूंगा आपसे। डेविड के पिता, डेविड तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका, शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, मुझे कुछ फैसले आज और अभी करने हैं। डेविड, तो फिर बकते क्यों नहीं? जो कहना है जल्दी कहो, मेरा मूड क्यों खराब करते हो? डेविड के पिता, अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज नहीं कि अपने बूढ़े बाप से कैसे बात की जाती है। डेविड, जी मैं तो ऐसे ही बात करता हूं, और आपको मेरे बात करने के अंदाज से अगर इतनी ही तकलीफ है तो मुझसे बात ही क्यों करते हो? खामोखा आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। डेविड के पिता, देखो मुझे तुमसे बात करने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। तेरे जैसी नालायक औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। डेविड, देखो मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मार के आगे निकल गया होता। डेविड के पिता, अब मुझे ये एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी मां का लिया हुआ फैसला बिल्कुल ही सही है। डेविड, कौन सा फैसला? कैसा फैसला? देखो मुझे तुम्हारे किसी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम बकना चाहते हो तो जल्दी बको, मेरा समय बर्बाद मत करो। डेविड के पिता, हमने ये फैसला किया है कि आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता न होगा। तुम हमारे लिए अब मर चुके हो। हमारी सारी जायदाद में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनवाई है और उसके मुताबिक हमारे सारे जायदाद पे मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मरियम का होगा, तुम्हारा नहीं। डेविड ताली बजाते हुए हंसता है और कहता है, बुढ़े मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन ये सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। डेविड के पिता, क्या मतलब है तेरा? तू अपने बाप को मारेगा? डेविड, आप तो बहुत समझदार निकले। तभी डेविड आगे बढ़ता है और मेज पे रखी पॉट को उठाकर अपने पिता के सर पे जोर से ना जाने कितनी बार मारता है, जिससे उसके पिता के सर से खून निकलने लगती है। डेविड के पिता खून से लथपथ अपने सर को हाथ से दबाते हुए, तू कभी भी सुख चैन से नहीं रहेगा, मरियम इसका बदला जरूर लेगी। डेविड, जब जिंदा रहेगी तब ना। अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस पूरे प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं, मरियम नहीं। डेविड के पिता जमीन पे गिरते हुए अपनी आखिरी दम लेते हैं। तभी डेविड की मां वहां आ जाती है और यह सब देख स्तब्ध रह जाती है। डेविड की मां जोर जोर से रोते हुए, हाय मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया? काश तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोट दिया होता तो शायद हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ये मत समझना कि ये सब करके तू बच जाएगा। डेविड हंसते हुए, देखो मां,
अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम और कुछ देखो। रह गई पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत ही ना आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया कि आपको उनके पास जरूर भेजूंगा। डेविड की मां वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड पॉट चलाकर उनके सर पे दे मारता है। उसकी मां बेहोश हो जाती है। फिर डेविड उनकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। यह सब सुनने के बाद राजू ने मरियम से पूछा, मरियम, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा? मरियम, मुझे भी मेरे भाई डेविड नहीं मारा। डेविड के सर पे खून सवार था। वह मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया, तब मैं सो रही थी। उसने मेरे तकिया से मेरा गला घोंटा दिया, जिससे मेरी भी मौत हो गई। राजू, उसके बाद क्या हुआ? मरियम, डेविड ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के तहखाने की दीवार में चुनवा दिया, और कुछ दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। इस बंगले में रहने वाले लोग ना तो मेरी बात समझ सके और ना ही मेरी मदद कर सके, पर चारों तरफ इस बात को जरूर फैला दिया कि ये पूरा का पूरा बंगला भूतिया है। समय बीतता गया और ये बंगला एक भयानक भूतिया खंडहर में बदल गया। राजू, तो ये सब मुझे क्यों नहीं याद, और तुमने मुझे ये सब बताने के लिए पहले ही क्यों नहीं बुलाया? मरियम, क्योंकि हमारे साथ जब यह हादसा हुआ तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। राजू, वो तो ये मेरा दूसरा जन्म है। मरियम, हाँ। राजू, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मरियम, इंसाफ। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। राजू, लेकिन वो कैसे संभव है? मरियम, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के तहखाने की दीवार में हम तीनों के मृत शरीर के अवशेष सबूत के रूप में आज भी मौजूद है। आजकल डेविड दूसरे शहर में रहता है। वहां तक पहुंचने में मैं तुम्हें मदद करूंगी। राजू ने वैसा ही किया जैसा उसे मरियम ने कहा। उसने पुलिस को बुलवाकर तहखाने की खुदाई करवाई। तहखाने से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले। फिर पुलिस की मदद से डेविड को पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने इंसाफ किया। डेविड की बची खुची जिंदगी अब सलाखों के पीछे बस यह सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता है। वहीं राजू अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से बिछड़ चुका था, क्योंकि मरियम को उस भूतिया खंडर से अब मुक्त हो चुकी थी। राजू के दिन फिर से पटरी पर लौट आई थी और वह वापस दिल्ली भी लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वो बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में आवाज आई कि तुम कब आओगे, अपना किया हुआ वायदा कब निभाओगे? राजू ने पलटकर देखा तो वहां मरियम खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजू, मरियम तुम? मरियम, हाँ मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। राजू, तुम भी मुझे बहुत याद आओगी। तभी मरियम हमेशा हमेशा के लिए उसके आंखों से ओझल हो जाती। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Let's go.